Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. evening, ma'am. Very good evening. Okay, हमने लास्ट क्लास में एरर्स किए थे, कहाँ वहां तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पढ़ के आए हो आप लोग एरर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आज हम न्यू टर्म्स करने वाले हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हमारे पास यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट्स तो नहीं है जिन्होंने ज्वाइन किया है? मैम क्या करने लगे हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स Yes, करने लगे हैं। ma'am. Okay, Is there ma'am. any? Okay, Anushka. I can see Anushka. There Yes, is ma'am. Saloni. Also there is Saloni. तो आप लोगों के लिए एक्चुअली हमने फर्स्ट 0 यूनिट हम बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड व्हिच आल्सो इंक्लूड्स मैथमेटिकल टूल्स। हमने वो यूनिट कंप्लीट कर लिया है, उसका एक लास्ट स्मॉल पोर्शन रह गया है, मतलब बिल्कुल 1 to 3 मिनट्स का, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करने के बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें तो आप कलेक्टिवली हमारे साथ चलना, पर जो आपका रह चुका है उसके लिए आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएगी, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों के साथ आप एक बार देखो कि कैसे स्पीड चल रही है और कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, Yes. ठीक है। और अभी आते हैं बाकी लोगों पे। यस, आप सबने क्या एरर्स लिखे थे? एरर्स के Yes, ma'am. फॉर्मूला प्रिपेयर्ड है? हाँ अब जी, ऐसे ma'am. तो नहीं ना कर रहे जैसे पहले कर रहे थे आप लोग कि एक दिन पढ़ना है और एक दिन नहीं पढ़ना? नवरीत, इज दैट क्लियर विद यू? Yes, ma'am. ठीक है जी, चलो आज आगे चलते हैं। अब ना हमारे पास है कुछ रूल्स है हमारे पास, क्योंकि इस तरह से हमने सारा, मतलब अगर आप देखो तो वैसे तो आप लोगों ने 10th क्लास तक एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर रखा था, एरर्स के बारे में भी आपको पता था कि हाँ कोई गलतियां होती है, कोई मिस्टेक्स होती, पर एग्जैक्टली आपको कभी रूल्स नहीं करवाए थे कि हाँ इस ऑर्डर में आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये एरर आ सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी अकॉर्डिंग ना हमारे पास क्या होगा कि आप लोगों ने हमेशा से ये नंबर नोट डाउन किए होंगे, जैसे सपोज करो 1.032, तो हमारे पास ना हमें देखना है कि इन पूरे नंबर्स में से कौन से नंबर्स काम के हैं, मतलब किनको हमें वैल्यू देनी है और किनको हमें वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेम से ही क्लियर है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारे लिए काम की है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बिल्कुल जैसे इस बार आप लोगों को बोला गया है ना कि 1 मार्क या एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो उनमें आप लोगों को ऐड कर सकते हैं ये ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। तो एक ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देंगे तो उसमें बताएंगे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आप उस नंबर को देख के बताओगे 3 है, 2 है, 1 है, कितने नंबर्स है जो हम यूज करेंगे, कौन से नंबर्स है जो हम यूज नहीं करेंगे। आज तक ऐसा हुआ था कि हम लोग जब भी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास ये डेसिमल नंबर्स आते हैं, हम लोग इन लोगों को कैसे कंसीडर करते हैं, जीरोस अगर बीच में आ जाए, जीरोस आफ्टर आए, तब कैसी वैल्यू आएगी। तो इन सारी चीजों में हम लोग अभी यहाँ पे कुछ रूल्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल मैं साथ के साथ आपको एग्जांपल दूंगी सो दैट की थिंग्स विल बी वेरी क्लियर विद यू। ऑल नॉन जीरो हमारे ये हमने पास, केमिस्ट्री में किया था सबसे पहला टॉपिक। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने केमिस्ट्री में कर लिया ठीक है, अभी यहाँ पे एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया इट्स गुड, बट स्टिल बाकी लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। अच्छा एग्जाम्पल सपोज करते हैं, ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या बोला कि ये नॉन जीरो है सारे नंबर, 1 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे सिग्निफिकेंट। Significant. तो इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट हुए, हैज हाउ Four. मेनी, Four Four significant significant figures. figures. ठीक है। तो इसके पास कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, ठीक है। अच्छा अगर न्यू स्टूडेंट्स में से किसी को हैंड राइटिंग या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, आई विल वर्बली रिपीट दैट थिंग, ओके। ऑल जीरोस, जितनी भी हमारे पास जीरोस आती है, कहाँ पे आती है, ठीक है, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है।
अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे कि अब हमारे पास बिटवीन टू नॉन जीरो है, तो ऐसे ही कोई नंबर ले लेते हैं 2001, ठीक है, 2001। तो इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऐसे अब लिखना शुरू कर देती हूँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, देन थर्ड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल नॉन जीरो, ऑल दी, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ऑल दी जीरोस टू दी राइट ऑफ नॉन जीरो। जितनी भी जीरोस होंगी राइट साइड पे, ठीक है, किसके? नॉन जीरो के डिजिट, ठीक है। बट अच्छा, राइट साइड वाली क्या होगी हमारे पास? सिग्निफिकेंट, है ना। बट टू द लेफ्ट आर, टू द लेफ्ट आर नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, अभी इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज ध्यान से देखना। अब राइट साइड वाली हमारे पास क्या होंगी? सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाली क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ इस तरह से है, देखो, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं 03700। तो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? 4। देखो, अब खुद सोचो, ये जो दो जीरोस है ये हमारे लिए काउंटेड है, मतलब काम की है। ये वाली जीरो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिमिलर वे, ऑलराइट। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखते हैं डेसिमल्स में किस तरह से हमारे पास यूज होगा, ठीक है। अब डेसिमल में देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, तो अब डेसिमल में हम क्या बोलेंगे? दी नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब जितने भी नंबर होंगे, दी नंबर विदाउट अ, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये बाकी पॉइंट्स को थोड़ा कट कर रहा है, ठीक है। विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, दी टर्मिनल zeros are non are non significant, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ध्यान से देखना। अभी तो आप लोगों को बोला था कि मैंने यहाँ पे कि जो लास्ट वाली जीरोस है वो क्या होंगी हमारे पास? जो लास्ट वाली जीरोस है वो क्या होंगी हमारे पास? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। अभी देखना, यहाँ पे हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, मैं कोई नंबर लिख रही हूँ ऐसी 10300। अच्छा, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इस पॉइंट को पढ़, इस पॉइंट को रीड करते हुए। मैम 5। फिर से इस पॉइंट को रीड कीजिए। 2। मैम मेरे को टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल जीरो, मतलब इसका मतलब नहीं समझ आया, मीनिंग नहीं। देखो, टर्मिनल जीरोस का मतलब, अब ये है ना जो नंबर है इसमें कोई भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड पॉइंट में वो क्या बोलता है? दी टर्मिनल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब वो काम की नहीं है। अब ये तीनों काम के हैं, ये टर्मिनल जीरोस हैं, ये हमारे काम की नहीं होंगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसके पास कितनी है? 3। 3। अब इसी पॉइंट के साथ ना ये ए पार्ट ले लेते हैं, अब इसी पॉइंट के साथ ना एक बी पार्ट है, हम उसको रीड करते हैं कि किस तरह से आता है, ध्यान से सुनना। मैम टर्मिनल जीरोस लास्ट वाली जीरोस होती हैं। यस, टर्मिनल जीरोस को लास्ट वाली जीरोस को बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि टर्मिनल जीरोस को आपने क्या किया? काउंट किया। पर एक चीज थी इसमें, कंडीशन थी कि अगर लेफ्ट और राइट होगी तो उसमें क्या होगा? आगे वाली नहीं काउंटेड होगी, पीछे वाली काउंटेड होगी। ये वाला रूल था यहाँ पे। इज इट क्लियर? क्लियर है ना ये सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको साथ ही क्लियर करती हूँ, ठीक है। उसी उसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। अब बी पार्ट जो हमारे पास इस पॉइंट का बोलता है, वो क्या बोलता है कि जितनी भी नॉन जीरोस होंगी, ऑल, या ऐसे कर लेते हैं ऑल जीरोस, नॉन जीरो तो ऑलरेडी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, आर सिग्निफिकेंट, ध्यान से, तब सिग्निफिकेंट होगा इफ दे कम विथ मेजरमेंट, ठीक है। अब ध्यान से, सेम नंबर लिख रही हूँ, अब ये मेजरमेंट के साथ आ रहा है, मतलब कि
यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हमारे पास 10300 मीटर्स, ठीक है, इतने मीटर्स है। अब क्या होगा, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी? 5. इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर तो वो है Yes, ऐसी ma'am. हवा में नंबर दे रहे हैं आपको कोई विदाउट डेसिमल वाला, तो आपको उसके पीछे वाली जीरोस को काउंट नहीं करना, ठीक है। और अगर उसके साथ उन्होंने यूनिट लगा दिया देन इट हैज सम वैल्यू, गॉट इट? ठीक है, चले नेक्स्ट। Yes, अच्छा नेक्स्ट ma'am. पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर वो एक नंबर एक से कम है, दी जीरोस on the right of the decimal point are लेफ्ट भी और राइट भी दोनों ही कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट है, एंड टू द लेफ्ट आर ऑल्सो, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों ही हमारे पास क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ दोबारा से, कुछ ऐसे नंबर लिख लेते हैं 0.00123, इस तरह से मैंने नंबर लिखा। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो राइट पे है, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, वो दोनों क्या है मेरे पास, Non significant. Non-significant. ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब एक और पॉइंट इसके साथ कंफ्यूज करता हुआ आ गया, जो आपको एक्चुअली में कंफ्यूज करेगा। अभी ये क्या था कि ये नंबर लेस देन 1 है। अगर जनरल डेसिमल नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, जनरल डेसिमल नंबर का मतलब है, यहाँ पे देखना जरा, इफ zeros to the right of a decimal point and to the left of decimal point for a number greater than 1, ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जिसकी 1 से ज्यादा वैल्यू हो, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। अब फिर से मैं कंफ्यूज होगी, अब ध्यान से नोटिस करते हैं। जैसे 60.00, अब ये नंबर एक नंबर से तो ग्रेटर है ना, आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ग्रेटर है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। अब देखना ये डेसिमल पॉइंट है, उसके राइट साइड वाली भी और उसके लेफ्ट साइड वाली भी की वैल्यू होगी अब हमारे पास। तो इसका मतलब कि आज कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैम एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। इस वाले पॉइंट को मैं पहले फिफ्थ के साथ क्लियर करवाती हूँ। देखो फिफ्थ में मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई नंबर है वो लेस देन 1 होगा, अगर वो लेस देन 1 होगा तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली भी और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाली भी, दिस इज द डेसिमल पॉइंट, इसके राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली नॉन सिग्निफिकेंट रहेगी। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके पॉइंट के राइट साइड वाली भी और लेफ्ट साइड वाली भी हमेशा हमारे पास क्या रहेगी? सिग्निफिकेंट। गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, क्लियर है। अब इसी सेंस में अगर मैं ऐसे कुछ नंबर लिख दूं, ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे चेक करके बताना, मतलब मैं चेक करके बताऊंगी कि आप लोगों को समझ आती है कि नहीं आती। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसी जनरली 1.23, ठीक है, 0.0123, ठीक है, 0.0000123, ठीक है। अब मैं इसके साथ मीटर 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 यूनिट्स भी लगा देती हूँ। अब मुझे बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? फर्स्ट वाले में 3 है, फर्स्ट वाले में 3 है। सेकंड वाले में 5, सेकंड वाले में 5 किस पर सेंस में मैम बोलते हैं? 3 है, 3 है सेकंड वाले मैम में। 3 है, अच्छा ठीक है, और लास्ट वाले में भी? मैम मैम लास्ट 3। वाले में भी 3 है। 3। तो इसका मतलब क्लियर है सबको?
अब Yes, ये ma'am. पॉइंट को क्लियर रखना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे जानबूझ के ये बात मैंने आप लोगों को शो की, जानबूझ के मीटर लगाया सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। हुए ना कंफ्यूज? उसमें मैंने डेसिमल पॉइंट नहीं डिस्कस किया है, रिमेम्बर डेसिमल पॉइंट्स के जो ये रूल्स है ये यही वाले रहेंगे। गॉट इट? ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, क्या ये 6 पॉइंट्स आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्लियर हुए? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, अगर बाई एनी चांस, ठीक है, मैं एक और चीज लिख के दिखाती हूँ, इस तरह से आ जाता है जैसे 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 विद सम यूनिट, तो कैसे करोगे? मैम 3 है क्योंकि हम रेस टू पावर वाली काउंट नहीं करते। ठीक है, गॉट इट? क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ठीक है, तो हम 10⁻, उसके पीछे वाली पॉइंट के पीछे वाली भी हम राइट साइड वाली नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इतना याद रखना, यहाँ पे इतना याद रखना हमेशा, टू दी पावर की जितनी भी डिटर्मिनेशन होगी हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ऐसे आ जाता 1.20 इंटू 10⁻7, अब बताना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? मैम 2। नो, 3। मैम 3 3 क्यों रहेंगी? देखो, दिस नंबर इज greater than 1. Greater than 1. गॉट माय पॉइंट? ठीक है, Yes, 10 ma'am. पावर वाली हमारे पास वैल्यू नहीं देती है। उसके बाद फिर से ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसको भी हम ये वाला रूल लगाएंगे। गॉट इट? Yes, तो आई ma'am. होप इट इज क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है। लिखो, Yes, ma'am. यस मैम। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें से हमेशा आता ही आता है, तो फ्री के मार्क्स है, ठीक है, गलती से भी इनको ऐसे लूज मत करना। अब चलते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नया यूनिट है हमारे पास। अब आपका एक 0 यूनिट फिनिश हो चुका है, ठीक है। अभी आई होप कि आप सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरे साथ ज्वाइन किया है उन लोगों के अब टेस्ट होंगे, और जो बाकी लोग हैं उन लोगों का हमारे पास क्या होगा, दोबारा से एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आप लोगों का भी कोई नहीं क्लियर तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, बट पहले आप लोगों का टेस्ट होगा। तो अभी साथ ही साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना, जितना भी आज तक करवाया है उस सारी चीजों की रिविजन एक बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम फर्स्ट Okay. यूनिट खत्म हो गई। 0 यूनिट खत्म हुई है, फर्स्ट यूनिट अभी हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब यूनिट 1 है आपके पास, और यूनिट 1 का नेम है आपके पास काइनेमैटिक्स। गॉट इट? यूनिट 1 है हमारे पास काइनेमैटिक्स, और उसका जो चैप्टर 1 है, देखो इस बार मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि यूनिट्स के बारे में बात करेंगे हम, फिर उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कैसे चीजें चलती हैं, हम इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अच्छा, इसी वर्ड को ना अगर आप देखना तो इसी वर्ड को वो लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलेंगे धीरे धीरे चलकर, ठीक है। जब हम 5th यूनिट तक पहुंचेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा। तो अभी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अगेन करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने पीछे कैलकुलस में गलती की, मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में आपने मिस्टेक्स की कि घर से नहीं पढ़ के आना, इन चीजों में मत करना, वरना आपको नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ट्राई टू नॉट टू स्किप द क्लास। गॉट इट? ये सारी चीजों को मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा अप होता जा रहा है। फिर आप लोग बोलोगे कि मैम टफ करवा रहे हैं या ये चीजें टफ है और हम लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज पहले से अपनी स्पीड मेंटेन रखना, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को करवाऊं, और मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करना जैसे अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास हुआ क्या, या क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि जब भी फिजिक्स में बात की है हमने, तो कोई भी चीज अगर रेस्ट पे भी है, मोशन में भी है, तो वो हमारे पास बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कोई चीज रुक गई है या फिर वो चल रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि मोशन को ना हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, जैसे अगर कोई देखो बहुत फास्ट चल रहा है, या अगर कोई घिसड़ घिसड़ के स्लो स्लो चल रहा है, हमारे लिए चाहे वो बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना वेरी वेरी स्लो, ठीक है, चाहे वो बहुत ही स्लो हो, हमारे लिए वो चीज क्या
कंसीडर होगी, मोशन कंसीडर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी मोशन होगी तो उसको हम किस तरह से रखेंगे। अब देखो, अब ऐसे होगा कि आप सब अपने रूम्स में बैठे हो, ठीक है, जिस भी आप टेबल चेयर पे बैठे हो, आप भी रेस्ट पे हो, टेबल चेयर भी रेस्ट पे है। ये चीज आपने कैसे जज की, वो आपको इस तरह से पता लगा, जैसे ही आपने फैन की तरफ देखा तो फैन मोशन में, तो मतलब कि हम लोग हमेशा क्या रखेंगे कि ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंस पॉइंट। व्हाट माय पॉइंट, आप देखोगे कि आपके आसपास की चीजें कैसी है। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो हम भी रेस्ट पे नहीं है, कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि धरती हमारी ऑलवेज क्या है, अर्थ हमारी इन मोशन है। गॉट इट, इज इट क्लियर। तो हम धीरे धीरे इस सारे कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट हम ये पॉइंट रीड करते हैं कि हमारे पास ये काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है, और क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहले दो टाइप्स की मोशन होती है हमारे पास, एक काइनेमेटिक्स, ठीक है, एक होती है डायनेमिक्स। ठीक है, अब रीजन क्या होगा उस चीज को भी समझना, और उन लोगों ने चैप्टर्स किस बेसिस पे आप लोगों को दिए हैं, मतलब जिस तरह से आपकी ये यूनिट्स आगे चलते जाएंगे एक सिस्टम आएगा। पहले उन लोगों ने आपको सारा मैथ सिखाया, जो कि हमारा अब यूज होगा इन क्लासेस में, ठीक है, इस हायर क्लास में आप लोगों को यूज होगा जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे। फिर उसके बाद वो आपको मोशन के बारे में सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टार्ट किया। तो अब हमारे पास क्या होगा, काइनेमेटिक्स का मतलब ही क्या है, मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट रीजन क्या है, विदाउट लुकिंग एट दी कॉज ऑफ इट। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे ना सिर्फ यहाँ पे काइनेमेटिक्स में मुझे सिर्फ मोशन से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने ये देखो, ये है मेरे पास मार्कर का ये, तो इसकी ना ये मोशन हो रही है, ठीक है, ये देखो, और ये चला के, तो ये मतलब ये चल रहा है और ये इसकी मोशन हो रही है, तो मुझे सिर्फ इसकी मोशन से मतलब है। मुझे ये कोई मतलब नहीं है कि मे बी फैन की एयर के कारण इसको ज्यादा वो मिल रहा है, या पीछे से मैंने इसको पुश किया, तो ये इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ ये मतलब है कि ये चलता कैसे, मतलब ये चल रहा है, इज इट इन मोशन, ठीक है, इसको सिर्फ उसकी मोशन से मतलब है। तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, इस काइनेमेटिक्स की स्टडी में आपसे कोई भी आकर ये नहीं पूछेगा कि क्यों हुआ। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे अगर स्टोन को टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके बेसिस पे इक्वेशंस की थी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। आप लोग इन चीजों को सॉल्व करते हो, तो मतलब कि इन सारी चीजों में कहीं पे भी ये रीजन नहीं था कि स्टोन गिरा क्यों, या फिर स्टोन को किसी ने क्या ऊपर से हमारे पास क्या पुश किया, ठीक है, या किसी ने थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया, ये रीजन किसी ने भी नहीं पूछा। मुझे सिर्फ क्या मतलब था कि मेरा स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है, वहां से डिस्टेंस निकाल। इज इट क्लियर, की है ना आप लोगों ने 10th क्लास में ऐसी इक्वेशन, 9th क्लास में ऐसी इक्वेशन, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब डायनेमिक्स में आते हैं, ठीक है। अब डायनेमिक्स इज आल्सो इट रिलेट्स टू दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट अब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बट अब क्या है, बट विद फोर्स, मोस्टली फोर्स बीइंग द कॉज ऑफ देम। जैसे कि आप लोगों को पुश और पुल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी ऐसी चीजें होंगी हमारे पास, मैन ने अपने सिर पे मतलब लोड लिफ्ट किया, ठीक है, वर्क वाली जो हमारे पास आती है, जिनमें हमारे पास ऐसी होंगी कि इंसान चल रहा है, इंसान चल रहा है, पर इंसान कैसे चल रहा है, किसने धक्का दिया, क्या कॉज है उसका, वो चीज भी साथ में हम रिलेट करेंगे। और वो मोस्टली क्या होती है हमारे पास, फोर्स, ठीक है, यूजुअली फोर्स होती है। अब वही वाली बात आ गई कि जैसे मैंने इसको, है ना, मैंने इसको हिट किया था, तो ये चीज भी मैं इंक्लूड करूंगी कि मैं ये चीज कितनी दूर तक जाती है, कितना वर्क डन हुआ, बट बीइंग विद फोर्स, मैंने कितनी जोर से इसको पुश किया, जैसे 2 न्यूटन से मैंने इसको धक्का दिया, 5 न्यूटन से धक्का दिया, मतलब कितनी देर मैंने इसको पुश किया, वो उसका कॉज होगा। क्या आप लोगों को क्लियर है कि डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स Yes, ऐसी ma'am. स्टडी है, ऐसी स्टडी है जिसमें हम मोशन को रीड करेंगे, पर हमें ये मतलब नहीं है कि पीछे उसका क्या कारण है, क्यों आया वो ऐसे, क्यों उसने सर्कुलर पाथ लिया। पर डायनेमिक्स ऐसी मोशन है कि हमें हर चीज का एक रीजन पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसे क्यों आया। इज इट क्लियर, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। देखो ये सारी बातें ना कहने को बहुत इजी है, देखने को बहुत इजी है कि हाँ ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हो सके तो आप लोग अभी से साथ के साथ नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, या फिर स्क्रीनशॉट्स लेके आप लोग अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। गॉट इट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉइंट, अदरवाइज आई विल सेंड यू, आप लोगों को ऐसे ही रखो, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, पीडीएफ्स ऐप में आप लोगों को अपडेट हो जाया करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम छोटी छोटी चीजें पहले डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाउ विल यू एक्सप्लेन पॉइंट ऑब्जेक्ट? प्लीज पार्टिसिपेट करो, चलो बताओ मुझे, किसको बोलोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? यस, नॉट श्योर मैम, बट ऑब्जेक्ट जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हो। ऑब्जेक्ट जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हो, ओके, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट लगाओ, मतलब कि उसी पॉइंट पे करना है। ओके, ठीक है। बॉयज? To know, to point the exact position of the object. एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है। अगर मैं ऐसे एक पॉइंट लगा देती हूँ तो ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ? No. हो सकता है भाई, देखो तो सही, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। नो 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 नो, इतना ज्यादा तो हम लेके नहीं जाएंगे। ध्यान से सुना, देखो पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, अगर आप कभी भी मैं आपको बोल दूं एक पॉइंट लगाओ, तो आप रैंडमली एक पॉइंट लगा दोगे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने अभी लगाया, तो सिमिलर वे में ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। नो, अब क्या होगा, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, क्या किसी को याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात डिस्कस करके आई थी, रेस्ट और मोशन के लिए। यस मैम, अगर ऑब्जेक्ट Yes, जितना ma'am. मर्जी स्लो हो फिर भी वो हमारे लिए मोशन में स्टेट होता ऑफ है। मोशन होगा। नहीं नहीं, माई पॉइंट इज, यहाँ पे एक पॉइंट बोला था जो मैंने लिखा नहीं हुआ, आप लोग ध्यान से सुनो भी जो मैं बोल रही हूँ। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि ये बोल रहा था कि हमारे पास अगर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये कौन डिसाइड करेगा? उसके आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे हम, यस, विद रिस्पेक्ट टू दी, मतलब हमारे पास सराउंडिंग्स या रेफरेंस पॉइंट हम लोग बोलेंगे। अब एक बात बताओ, ये सपोज करते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारी सेंस में, मेरे लिए तो आज एक, सपोज करते हैं जो बस होती है वो 50 मीटर के अराउंड की ले लेते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बस होती है हमारे पास, ठीक है, तो एक जो बस है ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग बोल रहे हो कि ये क्या मजाक कर रही है, मतलब बस इतनी बड़ी है 50 मीटर, ऑलरेडी इट हैज सम 50 मीटर डायमेंशंस, ठीक है, और फिर भी मतलब मैम क्या बोल रहे हैं कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे कैसे? अब ध्यान से देखना, जब भी हम किसी चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या बोलेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू, मतलब उसके डिस्टेंस के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर उसने सपोज करते हैं 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल के आगे तो 50 मीटर कुछ भी नहीं है, इधर 50 मीटर है और इधर मेरे पास है 300 में पीछे 3 जीरोस और लगा दी, मीटर्स में बन गया, तो कौन सा है इसके विद रिस्पेक्ट में? ये तो बिल्कुल क्या हो गया, स्मॉल। पॉइंट। इज इट क्लियर? तो हम ऐसे बोलेंगे कि इफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, if the length covered by the object is very large, बहुत ज्यादा है, जैसे अभी यहाँ पे 300 किलोमीटर था, ठीक है, वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दी size of objects, the objects are called या are considered to be point size. Got my point? क्लियर हुआ? अब आप पॉइंट साइज ऐसे ही नहीं हवा में किसी को भी बोल दोगे, जैसे अभी आपने ठीक है, आपने एक्स एंड वाई डायमेंशन ली थी और आप कहीं पे भी मार्क कर दोगे, हम उसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, नो, हम ये देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो चीज है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने कितनी लेंथ कवर की, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास एक तरह से रेफरेंस सिस्टम। रेफरेंस सिस्टम क्या होगी? एनीवन?
Can you repeat your question? रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस सिस्टम, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है जो कि इसके मैं रेफरेंस से हम किसी भी चीज को जज करेंगे। यस उसके रेफरेंस से, या हम ऐसे बोलते हैं कि देखो रेफरेंस सिस्टम यूजुअली कैसा सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आई होप यू ऑल गेट इट। 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आए हो भाई, इस तरह से मैप्स को बना के आए हो, एक्स वाई यस ना, मैम। ये ग्राफ्स को डिस्कस करके आए हो। तो दैट मीन्स कि हमारे पास इधर से जी भी लगा देते हैं। तो ये जो रेफरेंस सिस्टम है ना, ये हमें बताएगा। अब जैसे कि अब आप एक रूम की वॉल को देखो तो वो एक्स और वाई एक्सिस बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप वहां पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो वो उस रेफरेंस में ड्रॉ कर रहे हो सिर्फ एक्स वाई के। अगर आप 3D में वो चीज देख रहे हो, मतलब कि वो चीज बाहर को निकल के आ रही है, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ जेड भी इन्वॉल्व है। तो मतलब रेफरेंस सिस्टम का बड़ा काम है हमारी इन सारी चीजों को स्टडी करने में। तो किसी भी इंसान की, किसी भी चीजों की मोशन को अगर हमने स्टडी करना है तो रेफरेंस सिस्टम होगा। तो अगर मैं देखूं तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि इस हेडिंग से कौन सा रेफरेंस सिस्टम रहेगा हमारे पास। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे? एक्स एंड वाई। नो कितने फिर से कितने कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे? स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक ही तरफ को चलता जाना। आइदर एक्स होगा अकेला, आइदर अकेला वाई होगा, आइदर अकेला जी One होगा, coordinate. राइट। ओनली वन कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी इन्वॉल्व। गॉट इट? सारे आंसर क्या लिखा है ये बताना है। ये रेफरेंस नहीं मैम, सिस्टम लिखा है। नहीं मैम, थोड़ा इधर इधर थोड़ा इधर आओ और नीचे जाओ, ये बॉक्स में, बॉक्स। बॉक्स, यस मैम, दिस वन। ये डायनामिक्स लिखा है मैंने। ओके मैम, थैंक यू मैम। नविश आपने सुना नहीं था डायनामिक्स क्या था? Actually मैम, देयर वाज एन अर्जेंट कॉल, आई हैव टू अटेंड इट, सॉरी। It's okay. Okay. So is that clear with everyone? What is kinematics? What is dynamics? What is point object and what is Yes, reference ma'am. system? ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास, मैंने डिस्कस ही कर लिया, जब हम मोशन को कंसीडर करते ही आ रहे हैं तो पहले एक बार ना मैं आपको ग्राफ्स एक्सप्लेन कर देती हूँ बिफोर फर्दर हम लोग मूव करने की बजाय, ठीक है। अब ये ग्राफ्स को ना कहीं आप लोग ड्रॉ कर लो, क्योंकि बाकी सारे नोट्स तो मिल जाएंगे पर नोट्स में कहीं ग्राफ्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमारी पर्टिकुलर नॉलेज है जिसको मैं आप लोगों की इन एडिशन में ऐड कर दूँ, ठीक है। अब आज से देखना ग्राफ्स कैसे स्टडी करोगे तुम। अब अगर मेरे पास, मैं पहले इक्वेशंस दूंगी फिर ग्राफ बनाते हैं, देखना शायद आप लोग भी हेल्प करोगे। अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब एक एक्सिस, x और y का मतलब होगा, अब आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस, इज इट क्लियर? x और y यहाँ पे क्या होंगे, मैं एक्सिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो ये भी बढ़ रहा है, अगर मैं इसको कम करूंगी तो ये भी कम होगा, है ना। तो कहने का मतलब है ये x है, ये हमारे पास y है। अगर मैं x को इंक्रीज कर रही हूँ तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x को इंक्रीज कर रही हूँ y भी इंक्रीज हो रहा है, x को इंक्रीज कर रही हूँ y भी इंक्रीज हो रहा है, x को इंक्रीज कर रही हूँ y भी इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि आज के बाद एक चीज क्लियर होगी, अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे बैठा होगा तो हमें कैसी लाइन मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कभी भी आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आपके पास जैसे सपोज करो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएंगे तो हमेशा आप ग्राफ कैसा बनाओगे, इस तरह से। इसको बोलते हैं हम असिम्प्टोटिक ग्राफ। गॉट इट? और ये इतनी बार यूज होने वाला है ना फिजिक्स में, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा मैं आपको बोलूंगी ड्रॉ दी ग्राफ, तो आप फटाफट से ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से। गॉट इट? ऑल्टर भी हो सकता है, वाई इधर हो सकता है, एक्स इधर हो सकता है, ग्राफ ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, अगर स्क्वायर भी आ जाता है तब भी हमेशा असिम्प्टोटिक ग्राफ, मींस कि हमारे पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड। अगर कोई एक एक्सिस की कुछ वैल्यू है, सम वैल्यू, एंड y इज इक्वल टू 0 है, y एक्सिस बिल्कुल 0 है, x एक्सिस की कुछ वैल्यू है, तो कैसे करोगे?
मतलब कुछ वैल्यू क्या, कुछ वैल्यूज चलती आ रही, तो कैसे ग्राफ x को के draw? ऊपर होगा पॉइंट। तो हमारे पास वो x के ऊपर होगा, y बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास y क्या होगा, y बिल्कुल 0, ठीक है। x के ऊपर पॉइंट होगा हमारे पास। तो अगर मैं ऐसे ही देखती जाऊं तो हमारे पास क्या रहेगा, ये x पे ही पॉइंट चलते जाएंगे। x की वैल्यू सपोज करते हैं 1 2 3 4, y ऑलवेज 0, तो 1 2 3 4, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश। तो ये सारा अलोंग किसके होगा, ओनली अलोंग X x axis. एक्सिस। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट क्या है हमारे पास, लाइज ऑन द एक्सिस है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन थी पासिंग थ्रू ओरिजिन का, ये ऑन द एक्सिस ही लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दीज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नई चीज है। अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ ना, ये ना कहीं बुक्स में, ना कहीं यूट्यूब पे, ना कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। तो आप इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना, और लाइफ टाइम आपको यूज होने वाली है ये चीज, स्पेशली मैथ्स वाली, ठीक है। अभी आगे चल के आपको बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स या आएंगे, आपके हमेशा ठीक होंगे इसको यूज करके। अब देयर इज पॉइंट क्या है हमारे पास, कि अगर एक एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द अदर एक्सिस, ठीक है। इफ वन एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर एक्सिस, तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, राइट। तो एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ होगा, ये हमेशा हमारे पास ग्राफ कैसे बनेंगे, पैराबोलिक, ठीक है। ये कैसे बनेंगे, पैराबोलिक। इन ग्राफ्स को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इन ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, या इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला, यू शेप। कैसी शेप होगी इसकी, यू शेप। अच्छा, अगर सिर्फ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आपको सिर्फ इतना दिखाया जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड की तरफ। अगर देखा जाए तो ये कंप्लीटली दोनों तरफ होगा। अब एक प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी की तरफ ये यू बनाएगा। ये ऐसा भी बन सकता था, ध्यान से देखना, देखो सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को नेगेटिव यूज ही नहीं होना है, ठीक है। ये ऐसे भी तो बन सकता था। हम उल्टा भी तो बन सकता था। अच्छा, ऐसे वाला यू, ऐसे वाला यस यू, मैम। ऐसे वाला यू तब आता है जैसे अगर मैं, ऐसे वाला यू का भी रूल सेम ही है, ठीक है। ये यू तब आता है जब मैं ऊपर से कोई हाइट से कोई चीज फेंकूंगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैंने स्टोन, पेबल, कुछ भी है, मैंने ऊपर से थ्रो किया, ठीक है। ये चीज है अगर नीचे से ऊपर आप भेज रहे हो, ठीक है, ये चीज होगी ऊपर से नीचे, ठीक है। पर रहेगी यू शेप भी, आप देख रहे हो यू शेप है इन सारे ग्राफ्स की, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये अराउंड वाई एक्सिस बन रहा है, ये अराउंड एक्स एक्सिस ही बनना चाहिए, ऐसा कैसे मुझे पता चलेगा, हाउ डू आई नो। तो इसका एक हिंट है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2। ग्राफ की, या ग्राफ जो होगा वो हमेशा उस तरफ को होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। नो 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 नो, नॉट 1, जिसकी डिग्री होगी कम, कम डिग्री वाला। अगर यहाँ पे 4 आ जाता और यहाँ पे 1 नहीं रहता, तो हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनना था। पर हमारे पास कहाँ पे किसकी अराउंड होगा, वो हमेशा जिसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी। क्या, जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, Less. अब जैसे इस लो इसके लिए आते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, गॉट इट। ग्राफ इज ऑलमोस्ट सेम, वहां पे क्या था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर था। तो जिसकी डिग्री कम, द ग्राफ विल बी अराउंड दैट, जिसकी डिग्री कम, द ग्राफ विल बी अराउंड दैट ओनली, गॉट इट। इज दैट क्लियर? यस Ma'am, मैम। please explain again. फिर से दोबारा से देखना, हम लोग जब भी पैराबोलिक, आप लोगों को इतना पता लग गया, जितने भी यू शेप ग्राफ होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला, ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है। और इन ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ्स। तो इनकी जब भी क्वेश्चन आती है, इनकी क्वेश्चन कुछ ऐसे होती है कि एक एक्सिस जो होगा वो दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक एक्सिस, एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस जो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरह से इनकी क्वेश्चन रहेगी ऐसी। बीच में कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू 24x², ठीक है ना। मतलब ये तो कांस्टेंट, इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे। मतलब कहने का मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। Yes, तो अब ma'am. ग्राफ की जो यू शेप है, वो ये वाला ग्राफ बनेगा या ये वाला ग्राफ बनेगा, मुझे कैसे पता लगेगा, हाउ विल आई रियलाइज।
तो वो मुझे हिंट देगा ये इक्वेशन क्या बता रही है कि जिसकी डिग्री कम होगी, इन दोनों की डिग्री का मतलब तो आप लोगों को समझाया था ना मैंने, रेज टू दी पावर को हम डिग्री बोलते हैं, Yes, ma'am. ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बोला था। ठीक है, तो जिसकी डिग्री हमारे पास कम होगी, यहाँ पे y की डिग्री कम है, तो y की तरफ को यू शेप ओपन करते हैं। गॉट इट? Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, ये जो ग्राफ्स होंगे ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, ये फ्री की नॉलेज है, तो इसको प्लीज समझिए। ठीक है, और आज के बाद जब भी मैं आगे चलकर ग्राफ्स बनाऊंगी तो मैं नहीं ड्रॉ करने वाली, आप लोग मुझे बताने वाले हो कि इसकी शेप एंड साइज कैसी आएगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. स्पेशली जितने भी मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो ये एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि गोल्ड है, उनको गोल्ड मिल चुका है एक। ठीक है, अब ध्यान से आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लास्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, रेफरेंस सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हुई थी। अब जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात आ ही चुकी है तो हम जरा मोशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट तरह की मोशंस आएंगी। ठीक है, अब जो मोशंस होंगी वो क्या होगी हमारे पास, टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरह की मोशन सबसे पहले हमें रीड करना बनता है। कि सबसे पहले आएगी वन डायमेंशन, 1D मोशन। ये कैसी मोशन होगी विच इन्वॉल्व्स, यस एनीवन, अ Ma'am, the पार्टिकल, motion which is going in one direction. ठीक है, विच इज गोइंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूं कि द मोशन विच इन्वॉल्व्स वन कोऑर्डिनेट ओनली। इज इट क्लियर? जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को कंसीडर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1D। अच्छा, आप लोग इतना ध्यान से सुनना कि अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे थोड़ी सी थ्योरी इंक्रीज होती जाएगी हमारी, तो ठीक है, क्लियरली आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं जो भी बोल रही हूँ उस चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने ब्रेन में एक बार। ठीक है, सो दैट कि आप लोगों से एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि एवरीथिंग आई एम नॉट राइटिंग हियर, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें भी हर लाइन लिखी नहीं होगी आप लोगों को, तो जो मैं कुछ बातें बोल रही हूँ उनको प्लीज ध्यान से, ठीक है, कहीं पे पेंसिल के साथ लिख लो, जैसे जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो सो दैट कि जब भी आप कल को पढ़ने बैठे तो आप लोगों के लिए थिंग्स विल बी क्वाइट इजी। 2 डायमेंशन में क्या होगा हमारे पास, 2 कोऑर्डिनेट्स। Two coordinates. अच्छा, इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है इसकी एग्जाम्पल हम बोल देते हैं मोशन ऑफ ट्रेन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे आती है, ठीक है, तो सिर्फ वाई एक्सिस इन्वॉल्व होता है, एक ही डायमेंशन। ठीक है, अंडर ग्रेविटी, जब भी कोई बॉडी गिर रही है अंडर ग्रेविटी तो वो क्या फॉलो कर रही है, 1 डायमेंशन। एग्जाम्पल्स पता लगी आपको? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सेकंड वाले के लिए देखते हैं। Ma'am, सेकंड सेकंड वाले क्या आपने क्या बोला? Ma'am, pendulum. पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम ले लो। ठीक है, पेंडुलम ले लेते हैं 2D में। ओके, थर्ड हमारे पास मोशन ऑफ शेल ऑफ अ गन। अब ये कैसी इसकी मोशन है, ध्यान से देखना। अब शेल ऑफ द गन क्या होगा, जैसे सपोज करो ये गन है, मैंने इससे हिट किया। ठीक है, गन से जान जो है हमारे पास, जो बुलेट है वो तो आगे स्ट्रेट चली जाएगी, पर जो शेल होगा वो क्या होएगा, नीचे फॉल ऑफ कर जाएगा। आप देख रहे हो वो जो शेल है वो नीचे गिर जाएगा ना धीरे धीरे। Yes, ma'am. जो गन Yes, होती है ma'am. उसमें दो, जब हम मतलब कुछ भी फायर करते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक बुलेट होती है जो जाके हिट करती है, एक शेल होता है जो नीचे बाहर निकलता है। वो जो शेल होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, आप देख रहे हो ये ग्राफ की शेप कैसी है, ये ग्राफ की शेप Yes, कैसी है, ma'am. कैसी है, कैसी है Ma'am, ग्राफ की? उल्टा U है. तो इसका मतलब पैराबोलिक है पैराबोला। है ना, पैराबोलिक है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगी। जिसकी डिग्री Yes. कम उसके अराउंड यू शेप, जिसकी डिग्री कम देखो उसके अराउंड यू शेप। हम साथ ही साथ ट्राई एंड टेस्ट भी करेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या वो चीजें अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। 3D मोशन 3 कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व करेगी। 3 कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जैसे इसकी एग्जांपल है फ्लाई इन अ रूम, काइट इन द स्काई।
ठीक है, मतलब जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं वो सारी क्या है हमारे पास 3 डायमेंशन में। मोशन ऑफ एरोप्लेन, काइट इन स्काई, फ्लाई इन अ रूम, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में है ना। अब जैसे कि आधे से ज्यादा बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे आया, तो अगर मैं एक तरह आपको रूम बना के दिखाऊं, तो देखो सपोज करो ये रूम है, तो यहाँ पे कोई फ्लाई घूम रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, एक्स और वाई एक्सिस तो इसने इन्वॉल्व कर ही लिए हमारे पास, देख पा रहे हो एवरीबॉडी? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, Yes. एक्स और वाई एक्सिस तो हम लोग देख पा रहे हैं। अगर आप, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे करो, रूम का एक कॉर्नर देख लो, अपने रूम का एक कॉर्नर देख लो। एक एक्सिस आपको मिलेंगे ऐसे, सपोज करते हैं आप टॉप कॉर्नर ही देख रहे हो, तो एक मिलेगा एक्सिस ऐसे, एक मिलेगा एक्सिस ऐसे, और एक मिलेगा एक्सिस ऐसे। तो एक बना एक्स एक्सिस, एक बना वाई एक्सिस, एक बना जी एक्सिस। तो जो फ्लाई है वो इस पूरे रूम के इसी कोऑर्डिनेट्स के अंदर घूम रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो जब भी अगर आपको एक्सिस चेक करने होते हैं ना किसी सॉलिड बॉडी के स्पेशली, तो गो एट द कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, आपको कॉर्नर से पता लग जाएगा कि ये 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. मतलब ये सारी टर्म्स क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। 2 तरह की हमारे पास बातें होती है। एक होता है, पहले तो स्टडी करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मैं पूरा डिटेल में नहीं वेक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगी, रीजन बीइंग हमारा एक पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स का वेक्टर्स के ऊपर है। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखना कि सिर्फ मैं यहाँ पे ब्रीफ दे रही हूँ कि होगा क्या स्केलर। स्केलर का मतलब है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हमने पहले भी पढ़ रखा है वैसे, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसके पास क्या हो, Magnitude and direction. And मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे जाना है ए से बी, ठीक है, तो उसके लिए ये भी है रास्ता, ये भी है या रास्ता मेरे पास, तो ये सब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, Scalar quantities. स्केलर है ना। मतलब मेरा पर्पस सिर्फ ये है ए से बी पहुंचना। अब डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब पिछली बार, अब मैग्नीट्यूड वाले में क्या हुआ, बी से ए चाहे चले जाओ आप, ए से बी नहीं तो बी से ए चले जाओ। पर अब वेक्टर वाले में क्या प्रॉब्लम होगी कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन का मतलब है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो उसके लिए आप अलग से इस तरह से उसका सिंबल होगा, उसके सर के ऊपर एक हम एरो मार्क करते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर का इशारा है, सिंबल है हमारे पास। और अगर आप बी से ए जा रहे हो तब आपकी बात कुछ अलग होगी। कहने का मतलब था, मेरा पर्पस तो सिर्फ ये था कि आप A1 से घर पहुंचो और घर से A1 पहुंचो। बट आज वो बोल रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स बोलते हैं हमारे लिए बहुत मैटर कर रही है ये चीज, कि आप A1 से घर जा रहे हो, मतलब इंस्टीट्यूट से घर जा रहे हो, या फिर घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसके लिए बहुत मैटर करती है। तो इसका मतलब कि स्केलर क्वांटिटी हुई, जैसे कि हम आजकल ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ इतना लगा था, हम यहाँ से यहाँ आए थे, तो वो हुई, हम लेमैन लैंग्वेज में स्केलर क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं। बट जैसे ही हम फिजिक्स की टर्म्स में आएंगे, जैसे ही हम कोई कैलकुलेशंस करेंगे, तो हम जरूर ये बात को नोटिस करेंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। क्या हमारा मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है, वैल्यू तो होगी होगी, प्लस साथ में उसकी क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। आप लोगों ने डिस्टेंस डिस्टेंस पढ़ा होगा हमेशा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ। कोई भी चीज कितना चल के आई है उसको मैं क्या बोल दूंगी, डिस्टेंस, है ना। covered. मेरे लिए बहुत ही डिस्टेंस कवर्ड या टोटल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, कितना भी आप लोगों ने टोटल पाथ ट्रेवल हुआ, ठीक है, कवर्ड या ट्रेवल्ड, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, Shortest distance traveled. शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसकी एग्जांपल। ठीक है, अब मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए से बी जाना है मुझे, ये सारे क्या हुए, डिस्टेंस में कैसे भी जा सकती हूँ अलग अलग तरह, पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, Ma'am, B. Straight line. सिर्फ AB. सेंटर वाली लाइन, सिर्फ सेंटर वाली लाइन। तो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट।
ये इसका डायमीटर जो होगा वो हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आज आप लोगों को वो बात क्लियर होगी कि जब मैं स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ अलग अलग वर्ड्स लिखती थी, आज वो आपको क्लियर होंगी। याद है आप लोगों को? हाँ जी, Yes, एनीवन? ma'am. है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना पीछे। अब यहाँ पे देखना, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि हाँ मैं 5 मीटर चला, ठीक है, कहाँ से कहाँ चला ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आज डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों चीजें मतलब इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, 5 मीटर टुवर्ड्स बी और ए। ठीक है, किसके टुवर्ड्स आपने किया है, ये वेक्टर क्वांटिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से, अब डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो सकता है हमारे पास, डिस्टेंस विल ऑलवेज Negative. बी पॉजिटिव। डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, पर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आधे से ज्यादा बच्चे पूछेंगे ये नेगेटिव कैसे हुई। जीरो का तो समझ आता है कि चलो ए से ए पे ही पहुंचा, मतलब ये पूरा सर्कल अगर कंप्लीट किया। ध्यान से सुनना, जीरो की एग्जाम्पल मैं कैसे दे रही हूँ। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ होगा। देखो, ए से ए पे चला तो इधर से यहाँ पूरा सर्कल कवर करके ए पे आया, तो यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करूंगी, डिस्टेंस। पर अगर ए से ए पे ही आया तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0. क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो इट कैन बी जीरो। इज इट क्लियर? अब नेगेटिव वाली एग्जांपल देखना, अब मैं बोल रही हूँ ए और बी के टुवर्ड्स कुछ डायरेक्शन आ गई। अब अगर बी से ए जाएगा ना, तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पहली वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कर दिया था। अगर फर्स्ट डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन आप कंसीडर करते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन आपको क्या दिखाएगा कि जो आपने सबसे पहले डायरेक्शन ली होगी उससे जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। गॉट इट? Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है कभी भी टाइम के साथ। और हमेशा ये रूल रखना, जो डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा या तो ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डाल रही हूँ सिर्फ। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइड आपने कंसीडर करनी है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या डिस्टेंस Yes, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? प्लेसमेंट को आपने बार में इसलिए रखा है क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी. हाँ जी, क्योंकि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड्स को बोलूंगी कि अगर तो देखो, अगर तो नेगेटिव है वो तो ग्रेटर आएगा ही आएगा। ठीक है, पर नेगेटिव जो नेगेटिव है वो तो कम आएगा ही आएगा, तो वहां से तो फॉर श्योर है कि डिस्टेंस हमारा ग्रेटर ही रहेगा। तो इक्वल्स टू मैंने साथ में लगाया है ना, तो कहने का मतलब है कि अगर नेगेटिव साइन भी हुआ तो आपको सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो ये सेम होंगे। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, राइट? अगर ये 12 मीटर रहेगा तो ये 12 मीटर बन जाएगा। अगर ये माइनस भी हुआ तो मैग्नीट्यूड इसको इक्वल्स टू बना दे। अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाती तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैंने वर्ड यूज कर लिया ऑलरेडी, क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इतना तो फॉर श्योर है कि पॉजिटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी शॉर्टर, मतलब लेस होगी हमारे पास। नेगेटिव साइन के लिए मैंने ये लगाया सो दैट कि इक्वल्स टू भी आ सकते हैं कभी ना कभी। गॉट इट? ठीक है, अच्छा Yes, अभी यहाँ Yes, पे ना ma'am. एक शिवांगी, आपका वो जो क्वेश्चन था लिमिट्स वाला, ठीक हाँ है, जी मैम. वो ध्यान से सुनना। हम लोग ना जब भी कोई छोटी चीज होती है ना, वैसे तो जो आपने वहां पे वो रीड किया ना एरर्स, और उसमें वो हमारे काम का नहीं है। ऐसे ना प्रदीप में अगर आप जाओगे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे यूज की नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे होगा कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो अभी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ उतनी नॉलेज गेन करनी है राइट नाउ। तो जितना जितना मैं टॉपिक्स जो बोलूंगी ना आपने सिर्फ वो करने हैं। ठीक है, अभी ना हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, सारा कुछ स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी तो हम स्टार्ट नहीं करने वाले, टाइम हो गया। तो सब कुछ हम स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे ना एक वर्ड ऐसे लिखा हुआ था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ध्यान से, मैंने क्या बोला, लिमिट डेल्टा एक्स, इसको भी मैं वर्ड में बोलूंगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस, इस एरो का मतलब होता है अप्रोचेस टू जीरो।
ये मैथ्स की टर्म्स है, ठीक है। ये लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि अब आज आप क्या कर रहे हो, आज आप किसी भी चीज को ना रोक रहे हो, रुकावट लेके आ रहे हो, और ये बोल रहे हो कि ऐसे होगा कि ये चीज ना बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब जीरो बन जाए। मतलब कि मैंने ये लिमिट लगा दी कि अभी कोई भी उसकी चीज की वैल्यू है, मुझे ये बताओ या मुझे ऐसे डिफाइन करो उस समय पे जब इसमें मैं लिमिट लगा दूं कि ये चीज खत्म होने पे आ जाए। Got it? तो जैसे हम स्पीड्स में ना इस चीज को आप डिस्कस दोबारा करेंगे। बताना प्लीज। देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ अभी मैं बता रही हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं। एल टी का मतलब होता है लिमिट, ठीक है। कई लोग LIM लिख देते हैं, कई लोग LT लिख देते हैं, कई ऐसे लिख देते हैं LIM, ठीक है। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब होता है लिमिट। लिमिट, ठीक है। लिमिट के नीचे किस चीज की लिमिट लगा रहे हो वो लिखेंगे। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब कोई डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। मैंने कुछ ऐसी चीज ली, स्पीड ही है ना मेरे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो कहते कि आप, मैंने एक लिमिट लगाई, ऐसी लिमिट लगाई कि मुझे उस समय पे बात कीजिए जिस समय पे डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अरे ये बात कैसे पॉसिबल हुई? तो ये बात उन केसेस में पॉसिबल होगी जैसे कि हम इंस्टेंट पे बात करेंगे। सपोज करते हैं आप, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होगी इस बात को समझने की, सपोज करते हैं कि आप कार या एक्टिवा किसी भी चीज पे जा रहे हो, और ऑन द स्पॉट में आपसे ये पूछूं व्हाट इज योर स्पीड राइट नाउ, तो आप फटाफट से किसको देखोगे? स्पीडोमीटर को देखोगे, यस मैम। है ना। तो वो स्पीडोमीटर, जिस टाइम पे आप स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व कर रहे हो उस टाइम पे आप जो डिस्टेंस पे हो वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मैंने उसी समय बोला और आपने सेम इंस्टेंट पे आपने ऑब्जर्व कर लिया। सेम इंस्टेंट पे आपका टाइम भी जीरो, सेम इंस्टेंट पे आपका डिस्टेंस भी जीरो, मतलब कि ये एक ऑन द स्पॉट वाली लिमिट हो गई, ठीक है। तो इसको, ये जो हमारे पास लिमिट्स यूज होती है ये उन चीजों के लिए होती है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं लिमिट लगाऊं, जैसे मैंने अगर आपको लिमिट लगा दी कि आज मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस करवाना है, तो ये मेरी लिमिट थी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसी लिमिट हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स पर भी लगाएंगे, तो ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सिर्फ इंस्टेंट के लिए यूज होगी, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे मैं बोलूँ अभी देखो, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी क्या चीज है, तो वो मैंने उस टाइम पे लिमिट लगाई है, उस वैल्यू पे लिमिट लगाई है। गॉट इट? ठीक है। तो उन चीजों पे हमारे पास ये लिमिट यूज होती है। मैम उस चीज पे अभी की लिमिट लगाई है ना? राइट, अभी की लिमिट लगाई है मैंने, उसी टाइम के लिए। हाँ उसी टाइम के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि व्हाट इज द टाइम, तो आप फटाफट से सब बोलोगे कि 7:02, ठीक है। आप सबने एकदम से वो टाइम देखा, तो मतलब कि अभी कुछ ऐसे नहीं था कि इससे पहले या इसके आफ्टर कोई हिस्ट्री या फिर कुछ आगे हमारे पास रहेगा, नो, है ना। तो ऑन द स्पॉट आपने वो चीज की ना, तो वो ऑन द स्पॉट लिमिट की चीज है, ठीक है। ये बेसिकली मैथ्स की टर्म है, पर फिजिक्स में एक छोटे से टॉपिक में यूज होगी, वो भी इंस्टेंटेनियस में, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे इसको। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। यस ठीक है। तो मतलब क्योंकि शिवांगी ने मतलब ये डाउट सेंड किया था, तो मेरे को था कि मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ। तो जब भी आप ऐसी वाली कोई चीजें या एक्स्ट्रा कुछ ऐसे पढ़ते हो, तो एक बार प्लीज डिस्कस कर लेना कि हाँ ये चीज करनी है या नहीं करनी। फिलहाल जितने टॉपिक्स करवाए हैं उससे सिमिलर सेम टॉपिक्स आप वहां से प्रदीप से रीड कीजिए। Got it? मैम प्रदीप में जैसे आपने डिफरेंशिएशन पे dx करवाया ना हमको, हम्म। प्रदीप में dy है, तो उससे कोई डिफरेंस तो नहीं है ना? अरे डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, वो तो वेरिएबल है। मैंने x वेरिएबल ले लिया, उन्होंने y वेरिएबल ले लिया। कल को आपको एग्जाम में वेरिएबल आ जाएगा dt, आप t से सॉल्व करो विद, मतलब जब भी हम स्पीड के अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब कि आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, मेथड वही रहेगा, वेरिएबल चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ मेथड नोटिस करना है, ठीक है। y z w कुछ भी आ जाए आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके मैम। तो आज का लेक्चर विद ग्राफ्स एंड काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हुआ। मैं ये नहीं बोल रही कि आज के दिन में आपको सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे मैं लर्न कर पाऊंगी, बट आई रियली होप कि आपको ये छोटी छोटी टर्म्स क्लियर हुई हैं आज, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, न्यू स्टूडेंट से पूछ लेते हैं एक बार, सलोनी एंड अनुष्का। यस अनुष्का, कुछ समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है। अभी थोड़ा ऐसे होगा कि अभी आप लोगों को जो फिजिक्स है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इस यूनिट से, ठीक है। क्योंकि यही यूनिट आपके आगे वाले आने वाले यूनिट्स के बेस है। तो फिजिक्स में ऐसा रूल नहीं होगा कि आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स छोड़ दोगे तो थर्ड पे जल्दी से चले जाओगे, ऐसा रूल नहीं बन पाएगा,
तो आपको हर छोटी बात के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? तो अभी बड़े अटेंटिव रहना इस क्लास में, ओके? ठीक है, Yes. फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. Have a nice day. थैंक यू। Thank you. Good day, ma'am.